हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स का थर्ड पार्ट लेकर वीडियो का, जिसमें कि हम लोग ये टॉपिक से स्टार्ट करेंगे अ चेंजिंग कंट्री साइड, और इसके बाद वाला जो 6th टॉपिक है उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। सो दो टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले के टॉपिक्स मैंने बाकी के वीडियोज़ में डाल दिए हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और अगर इस चैप्टर से लेके कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ए चेंजिंग कंट्री साइड टॉपिक, जिसका कि फर्स्ट सब टॉपिक है पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स। इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन मीनिंग, हिंदी मीनिंग करके इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ आएगा इस चैप्टर, ये दोनों टॉपिक्स। और अगर अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इसके पहले के टॉपिक्स में हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में कुछ पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे बगल में एक कहानी दी हुई है, सॉरी एक मतलब सुदर्शन लेक के बारे में दिया हुआ है जो कि गुजरात में है। सो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे ये सब टॉपिक पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स। ए चेंजिंग कंट्री साइड, जिसका मतलब होता है बदलता हुआ देहात या गाँव। कंट्री साइड मतलब गाँव होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। What did subjects think about their rulers? राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। यहाँ सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा। Obviously, inscriptions do not provide all the answers. स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते हैं। Obviously, okay. In fact, ordinary people rarely left accounts of their thoughts and experiences. वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। Nevertheless, historians have tried to solve this problem by examining stories contained in anthologies such as Jataks and पंचतंत्र। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पे जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि many of these stories probably originated as popular oral tales that were later committed to writing. इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया है। The Jatakas were written in Pali around the middle of first millennium BCE. जातक कथाएं पहली सहस्त्र शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी। आप लोग को याद होगा डीडी नेशनल पे एक सीरियल भी आता था, अगर आप लोगों ने देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, उसमें जातक कथाएं बताई जाती थी। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि हिस्टोरियंस को मिला तो उन्होंने देखा कि जो भी लिखा गया है वो सब बहुत सारे मौखिक किस्से कहानियाँ थीं, और बाद में उन मौखिक किस्से कहानियों को लिपिबद्ध कर दिया गया, यानी कि उनको कहीं लिख दिया गया। तो यही हुआ और उसी से हमें कुछ कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। वन स्टोरी नोन एज द गणतिंदु जातक describes the plight of the subject of a wicked king. These included elderly women and men. गणतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। When the herders, village boys, cultivators, herders, village boys and even animals, ये मुझसे छूट गया था। When the king went in disguise to find out what his subjects thought about him, यहाँ पे subjects की मतलब प्रजा, each one of them cursed him for their miseries, complaining that they were attacked by robbers at night and by tax collectors during the day. To escape from this situation, people abandoned their village and went to live in the forest. तो जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जातक कहानी है गणतिंदु नामक, और इसी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, सब लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। As this story indicates, the relationship between a king and his subjects, especially the rural population, could often be strained. Kings frequently tried to fill their coffers by demanding high taxes, and peasants particularly found such demands oppressive. जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे,
क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खासतौर पर त्रस्त रहते थे। Escaping into the forest remained an option, as reflected in the Jatak story. Meanwhile, other strategies aimed at increasing production to meet growing demand for taxes also came to be adopted. इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। नेक्स्ट हम लोग सब टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट इट। One such strategy was the shift to plug agriculture, which spread in fertile alluvial river valleys such as those of Ganga and the Kaveri from 6th century BCE. उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। The iron-tipped plowshare was used to turn the alluvial soil in areas which had high rainfall. जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के पाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। उर्वर भूमि मतलब alluvial soil. Moreover, in some parts of the Ganga Valley, production of paddy was dramatically increased by the introduction of transplantation, although this meant back-breaking work for the producer. इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी, हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। While the iron plowshare led to a growth in agricultural productivity, its use was restricted to certain parts of the subcontinent. यद्यपि लोहे के पाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग महाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में होता था। Cultivators in areas which were semi-arid, such as parts of Punjab and Rajasthan, did not adopt it till the 20th century, and those living in hilly tracts in the northeastern and central parts of the subcontinent practiced hoe agriculture, which was much better suited to the terrain. और पंजाब और राजस्थान जैसी अर्ध शुष्क यानी कि सेमी एरिड जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के पाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। Another strategy adopted to increase agricultural production was the use of irrigation through wells and tanks, and less commonly canals. उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं-कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। Communities as well as individuals organized the construction of irrigation works. The latter, usually powerful men, including kings, often recorded such activities in inscriptions. व्यक्तिगत तौर पे तालाबों, कुओं और नहरों से जैसी सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में करवाया है। उस समय क्या करते थे, वो लोग कुछ महान काम करते थे तो उनका इंस्क्रिप्शंस में लिखवा देते थे कि हमने ऐसा ऐसा किया, बाकी आने वाली हमारी जो प्रजा होगी, पीढ़ी होगी, वो देखेगी तो कहेगी कि हाँ हमने ऐसा ऐसा किया। तो अपनी बहादुरी किससे लिखवा दिया करते थे। थर्ड हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक है डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। अब हम देखेंगे कि वो जो गांव देहात का क्षेत्र था, क्या वहाँ सामाजिक कुछ भेदभाव थे या सब कोई एक समान थे, एक बराबर रहते थे अपने आप को मान के। तो अभी हम लोग उसको देख लेते हैं। While these technologies often led to an increase in production, the benefits were very uneven. यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। What is evident is that there was a growing differentiation amongst people engaged in agriculture. Stories, especially within the Buddhist tradition, refer to landless agricultural laborers, small peasants, as well as large landholders. इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। The term Gahapati was often used in Pali text to designate the second and third categories. पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। The large landholders as well as the village headmen, whose position was often hereditary, emerged as powerful figures and often exercised control over other cultivators. बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे, और ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। Early Tamil literature, the Sangam text, also mentions different landowners or villalar, plowmen or ujavar
or slaves or adimai. It is likely that these differences were based on differential access to land, labor, and some of the new technologies. आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि वेल्लालर या बड़े जमींदार, हलवाहा या उल्वर और दास या अनिमय। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित होती होगी। In such a situation, questions of control over land must have become crucial as these were often discussed in legal text. ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्रायः विधि ग्रंथों में की जाती थी। यहाँ पे गृहपति के बारे में दिया हुआ, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। A Gahapati was the owner, master or head of a household who exercised control over the women, children, slaves and workers who shared a common residence. गहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाले महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। He was also the owner of the resources, land, animals and other things that belonged to the household. और घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। Sometimes the term was used as a marker of state for men belonging to the urban elite, including wealthy merchants. कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे गृहपति क्या थे, किसको कहा जाता था। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 3 मार्क्स में आ सकता है या फिर 1 मार्क्स में भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वुड दिस बाउंड्री मार्कर्स हैव बीन एडिक्वेट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। तो इसका आप लोग को क्या ये सीमा चिन्ह विवाद के हल के लिए पर्याप्त रहे होंगे। इसके ऊपर जो बॉक्स दिया हुआ है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आप लोग को आंसर नहीं पता है तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें कि इस जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं इस चैप्टर में डिस्कस करने के लिए, और जो ये ऐसे दिए हुए हैं येलो बॉक्स में, इन सबको हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनके आंसर्स भी जानेंगे। सो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग इसका 4th सब टॉपिक पढ़ेंगे, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल इलाइट्स, यानी कि भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण। From the early centuries of the Common Era, we find grants of land being made, many of which were recorded in inscriptions. ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में से ही भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में भी मिलता है। Some of these inscriptions were on stone, but most were on copper plates, which were probably given as a record of transaction to those who received the land. इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्रपत्रों यानी कि कॉपर प्लेट्स पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। The records that have survived are generally about grants to religious institutions or to Brahmins. भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। Most inscriptions were in Sanskrit in some cases, and especially from the 7th century onwards, part of the inscription was in Sanskrit while the rest was in a local language such as Tamil or Telugu. Let us look at one such inscription more closely. अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में है और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में है। अब आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करते हैं, देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रभावती गुप्त was the daughter of one of the most important rulers in early Indian history. प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त सेकंड, ये मैंने पढ़ना ही भूल दी। She was married into another important ruling family, that of Vaktakas, who were powerful in the Deccan. उसका विवाह दक्कन पठार के वकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। According to Sanskrit legal text, women were not supposed to have independent access to resources such as land. संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। However, the inscriptions indicates that Prabhavati had access to land, which she then granted. This may have been because she was a queen, one of the few known from early Indian history, and her situation was therefore exceptional. It is also possible that the provisions of legal text were not uniformly implemented.
लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामिनी थी और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी और इसीलिए उनका यह उदाहरण एक विरला ही रहा हो। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता होगा। The inscriptions also gave us an idea about rural population. These included Brahmins and peasants as well as others who were expected to provide a range of produce to the king or his representatives. And according to the inscription, they would have to obey the new lord of the village and perhaps pay him all these dues. अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं दान प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। लैंड ग्रांट सच एज दिस वन हैव बीन फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस प्रकार भूमि दान अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। There were regional variations in the sizes of land donated, ranging from small plots to vast stretches of uncultivated land, and the rights given to donnees, the recipients of the grants. क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है। कहीं कहीं छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। साथ ही भूमि दान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। The impact of land grants is a subject of heated debate amongst historians. Some feel that land grants were part of a strategy adopted by ruling lineages to extend agriculture to new areas. इतिहासकारों में भूमि दान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमि दान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, तो जबकि कुछ का कहना है कि भूमि दान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमि दान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर सजेस्ट दैट लैंड ग्रांट्स वेयर indicative of weakening political power as kings were losing control over their samantas. They tried to win allies. They also feel that kings tried to project themselves as supermen, as we saw in the previous section. Because they were losing control, they wanted to present at least a packet of power. उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। जैसा कि हमने पिछले अंश में देखा है, उनका नियंत्रण ढीला होते जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। प्रभावती गुप्त एंड द विलेज ऑफ दनगुन की कहानी यहाँ पे नीचे दी हुई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से। लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड सम इंसाइट into the relationship between cultivators and the state. However, there were people who were often beyond the reach of officials or samantas, pastoralists, fisherfolk and hunter-gatherers, mobile or semi-sedentary artisans and shifting cultivators. Generally, such groups did not keep detailed records of their lives and transactions. भूमि दान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण में नहीं रखते थे। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके भी आंसर्स आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन में मिल जाएंगे, नहीं तो आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। कुछ डाउट है आप लोग का इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, हमारा जो 5th टॉपिक था वो बहुत लंबा ऑलरेडी जा चुका है, वीडियो अच्छा खासा लंबा हो गया है। ये 6th टॉपिक है टाउन्स एंड ट्रेड्स, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी इस टॉपिक, बिकॉज ये भी बहुत लंबा है। अगर मैं इसे लेके बनाऊँगी तो वीडियो मतलब 30 मिनट के ऊपर चला जाएगा, सो मैंने सोचा इसको अगले में कवर कर लेंगे। और उम्मीद है आप लोग को ये वाला टॉपिक अच्छे समझ आएगा जो मैंने अभी पढ़ाया। उसमें क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग को कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।